नमस्कार बहनों एवं भाइयों। पिछले अंक में भारतीय इतिहास में समझौते वाली प्रवृत्ति पर मैंने विवेचना करते हुए जो तथ्य प्रस्तुत किया था उसमें 1922 के दौर में असहयोग आंदोलन स्थगित करने तक का जिक्र था। ये बताना यहाँ उचित है कि आज जब कांग्रेस के वर्तमान कांग्रेस के जाने माने नेताजी, जिनको नेता और नेता के पद की गरिमा तक का बोध नहीं है, श्री राहुल गांधी जिस तरह से वीर सावरकर के माफीनामे पर टिप्पणी कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में उन्होंने माफ़ी मांगा था, किन के कहने पर माफ़ी मांगा था, और उसके बाद भी ब्रिटिश हुकूमत ने उनको अपनी सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हुए माफ़ी देने का कार्य भी नहीं किया था। उसके समतुल्य अगर हम देखें तो थोड़े से कष्ट को भी सहन करने में जो मोतीलाल नेहरू जी के साहबजादे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश हुकूमत से माफ़ी मांगने का कार्य किया था। 1923 में महात्मा गांधी भी माफ़ी मांग चुके थे। फिर ये माफ़ी जैसा विषय क्यों यहाँ राहुल गांधी के द्वारा बार बार उद्धृत किया जा रहा है? स्वयं राहुल गांधी भी तो अपनी गलतियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग चुके हैं। यहाँ ये इतना संदर्भ कहने के पीछे मेरा उद्देश्य ही है कि अपने देश के महान वीर सपूतों की परिस्थितियों को ठीक से समझे बगैर माफ़ी जैसे विषय को उद्धृत करके किसी की अवगणना करना, किसी की अवहेलना करना, राहुल गांधी जैसे शोख मिजाज शेख चिल्ली व्यक्तित्व के लिए कैसे उचित कहा जा सकता है? फिर भी वंशवादी मनोवृत्ति कांग्रेस में चलती रहने के कारण आज वे कांग्रेस के बड़े नेता माने जा रहे हैं, जबकि उनमें नेता के कोई ऐसे गुण नहीं हैं जो देश और समाज के लिए ग्राह्य हो सके। उनका चरित्र भी तो कोई ऐसा विशेष नहीं है जो आदर्श या नैतिक कहा जा सके। फिर भी जिस कांग्रेस में 1928 से ही वंशवाद का प्रारंभ करने का कार्य कर दिया गया,
कांग्रेस में वंशवादी मनोवृत्ति 1928 से ही जैसे जैसे शुरू हुई, महात्मा गांधी भी उसका समर्थन करते हुए ही आगे बढ़े थे। उन्नीस 28 में जब महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे महान व्यक्तित्वों का बलिदान हुआ, उस बलिदान की महत्ता को महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व कहाँ समझ सकते थे, क्योंकि बार बार किसी न किसी प्रकार का आंदोलन करना, सबको, पूरे देश को पहले उस आंदोलन के लिए तैयार करना और फिर देश से जाने बिना ब्रिटिश हुकूमत से समझौता कर लेना और आंदोलन स्थगित कर देना, यही तो महात्मा गांधी जी का विशेष सगल रहा है। एक ही बात के लिए मैं महात्मा गांधी जी को थोड़ा बहुत प्रशंसित कर सकता हूँ कि उन्होंने अपने आंदोलनों के द्वारा जनता में ये आत्मविश्वास जगाने का कार्य किया कि ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों का सामना किया जा सकता है। अन्यथा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बहुत मनाए जाने पर दिल्ली आकर के भी 1931 में वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रोकने के लिए वायसराय से बात करने तक को इनकार करने वाले व्यक्तित्व को ये समझा जा सकता है कि वे किस तरह से ब्रिटिश परस्ती को ही हवा देते नजर आ रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हश्र हुआ, ये तो सब लोग जानते हैं कि कैसे लॉर्ड इरविन के साथ समझौता करके उन्होंने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देने का कार्य किया था। आगे लोकतंत्र का गला घोंटते हुए अधिक प्रबलता के साथ दोबारा 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस सभापति बनने तक को महात्मा गांधी और उनके अंधभक्तों के द्वारा कैसे सुभाष चंद्र बोस की उपेक्षा करते हुए उनको सभापति मानने तक से इनकार किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से ये कहना कि डॉक्टर पट्टाभी की हार हमारी हार है, 1939 में जब कांग्रेस के दोबारा सभापति सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे और बहुत अधिक बहुमत से चुने गए थे, तो बहुमत की अनदेखी कर लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य महात्मा गांधी
जी के द्वारा करना, क्या ये सिद्ध नहीं करता है वे घोर व्यक्तिवादी, अहंवादी और दुर्महत्वाकांक्षा में पले बढ़े व्यक्तित्व थे। अन्यथा जब बहुमत से सुभाष चंद्र बोस सभापति चुने गए थे तो लोकतंत्र को मानने वाले यदि महात्मा गांधी होते तो वे सुभाष चंद्र बोस के चुने जाने का न केवल सम्मान करते बल्कि उनको भरपूर सहयोग देने का कार्य करते हैं, उसको अपनी नाक का विषय न बनाते। आगे अगर आप देखें तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया, जिस समय अधिकांश कांग्रेसी नेता ये मानते थे कि इस अवसर पर जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है तो शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इस अवधारणा को मानते हुए ब्रिटिश हुकूमत को किसी भी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग न करने का संकल्प कांग्रेस द्वारा पारित किया जाना चाहिए था। शुरू में महात्मा गांधी हल्के मन से इसके पक्ष में भी थे कि ऐसे अवसर पर ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया जाए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी कुछ दूसरे ऐसे ही नेतागण इस पक्ष में थे कि अंग्रेजों की इस व्यवस्था का लाभ भारतीयों को नहीं उठाना चाहिए, जबकि कांग्रेस के जब न चाहते हुए भी ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का बलात् निर्णय कर लिया था और कांग्रेस के नेताओं से पूछा भी नहीं था, तो कांग्रेस को भरपूर विरोध करना चाहिए था और ब्रिटिश हुकूमत की उस समय चूल्हे हिलानी चाहिए थी। लेकिन 1943 में अंततः ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग करने का निर्णय किया गया, वो भी महात्मा गांधी जी की रजामंदी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू की रजामंदी से। तो कैसे कहा जा सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत का हर अवसर पर सहयोग करना ही ऐसे लोगों का उद्देश्य रहा है कि और ऊपर से दिखावा किया जाता रहा है कि हम ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर रहे हैं। ये तो कहिए कि सुभाष चंद्र बोस जी और उनकी आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जब ब्रिटिश सत्ता की चूल्हे हिलाने का कार्य किया गया, उसके विरुद्ध युद्ध अभियान किया गया, तब बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया कि इस अवसर का लाभ उठाना ही भारत की स्वतंत्रता के हित में है। सोचो तो जरा, भारतीय सेना के सहयोग से ही भले ही ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी हुआ था, लेकिन
क्या यह नहीं समझा जाना चाहिए कि अकारण ही 87,000 भारतीय सैनिक उस युद्ध में मारे गए और उसके लिए एक संवेदना युक्त शब्द भी कांग्रेस के द्वारा पारित नहीं किया गया। ये बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि 1946 में 16 अगस्त 1946 में जब सीधी कार्रवाई की धमकी देते हुए मुस्लिम लीग के द्वारा सोहरावर्दी के नेतृत्व में बंगाल में भीषण रक्तपात करवाया गया, उन लीगी नेताओं ने खून की नदियां बहाने का कार्य किया, लेकिन महात्मा गांधी चुप ही तो रहे थे। हाँ, जब हिंदू भी ऐसे आतताइयों के विरुद्ध संगठित होकर आगे बढ़े तो आमरण अनशन द्वारा हिंदुओं के विरोध को रोक देने का कार्य महात्मा गांधी जी के द्वारा जरूर किया गया। आखिर मुस्लिम लीग से इतना प्रेम क्यों था? 1937 में जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर असेंबली का चुनाव लड़ा था तो चाहे मुस्लिम लीग के सदस्य कम जीते या ज़्यादा जीते, ये बहाना तो नहीं होना चाहिए था। नेहरू जी ने क्यों अपनी असेंबली के संगठन में और अपने विधानमंडल के संगठन में मुस्लिम लीग के जीते हुए सदस्यों को दरकिनार करने का कार्य किया था? क्या ये देश विभाजन के लिए मुस्लिम लीग को और भी प्रेरित करने का आचरण नहीं था? क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था? ये ठीक है कि बाद में नेहरू जी ने अपनी ही विवश परिस्थितियों के कारण जिन जिन प्रांतों में अपनी काउंसिल का गठन किया था उससे त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग को देश विभाजन के लिए हवा देने का कार्य इस आचरण से हुआ था। इसे क्यों नहीं समझा जाना चाहिए? जब ब्रिटिश हुकूमत की सरपरस्ती में मुस्लिम लीग बार बार देश विभाजन का आधार तैयार कर रही थी, सांप्रदायिक आधार पर देश विभाजन का व्यूह रच रही थी, तो बार बार मुस्लिम लीग के नेताओं को मनाने का कार्य कांग्रेस को क्यों करना चाहिए था? क्या और दूसरी ऐसी मुस्लिम पार्टियां नहीं थीं जो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थीं और देश की एकता के भी पक्ष में भी थी? उनको महत्ता दी जाती। जो देश तोड़ने के लिए अग्रसर थे उनको ही बार बार मनाने का प्रयत्न क्या अपनी दुर्बलता दिखाना नहीं था? आगे भी अगर देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा साजिश करके देश विभाजन का प्रस्ताव जब ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा पारित करवा लिया गया और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति में उस प्रस्ताव को पारित करने का प्रस्ताव सामने लाया गया तो
आखिर महात्मा गांधी जी मौन क्यों रहे थे, जो ये कहते फिरते थे कि देश विभाजन मेरी ही लाश पर होगा। लॉर्ड माउंटबेटन के सामने मौन होकर देश विभाजन के प्रस्ताव को, वो भी अप्राकृतिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर क्यों स्वीकार कर लिया गया? क्या ये साजिश का हिस्सा नहीं कि जब महात्मा गांधी के द्वारा मिस्टर जिन्ना को मनाने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव दिया गया कि अगर आप देश विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दें तो हम आपको भारत का प्रधानमंत्री स्वीकार करने को तैयार हैं, इसका नेहरू जी के द्वारा विरोध किया गया। और जब देश विभाजन करना ही अभीष्ट था, नेहरू को वही प्रिय था, तो इसके लिए ऊपर से नौटंकी क्यों की जा रही थी? क्या ये जनता के बीच में दिखावे का कार्य नहीं था कि हम देश विभाजन नहीं चाहते थे, मजबूर होकर के हमने देश विभाजन, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी बेगम मार्टिना माउंटबेटन के सहयोग से देश विभाजन के प्रस्ताव को नेहरू जी के द्वारा ही मानने का कार्य किया गया था। पटेल जी को तो व्यवस्था में उस प्रस्ताव में सम्मिलित भर किया गया, और जब देश विभाजन हो ही गया था तो जब महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस को समाप्त करके निष्पक्ष जनमत विकसित करने के उद्देश्य से ये कहा गया कि अब कांग्रेस का कार्य समाप्त हो गया है, कांग्रेस को समाप्त किया जाना चाहिए जिससे देश में स्वस्थ जनमत विकसित हो सके, तो नेहरू द्वारा गांधी जी को दबा करके ये कहलवाया जाना कि कांग्रेस भारत है और भारत कांग्रेस है, कांग्रेस समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, दोबारा कहलवाया गया। ये सब क्या था? ये सब यही तो था कि जनता के भीतर ये भ्रम फैलाया जाए कि देश की स्वतंत्रता वस्तुतः कांग्रेस के ही द्वारा प्राप्त की गई है, दूसरे और किसी का कोई योगदान नहीं रहा है, और देश की जनता इस भ्रम में पड़ी रहे कि देश की स्वतंत्रता के लिए केवल कांग्रेस के नेता ही मुख्य रूप से कार्य करता रहे हैं और कोई नहीं रहा है। जरा कोई बताए, देश की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का कौन सा नेता बलिदान हुआ है? एक लाला लाजपत राय जी को छोड़ दिया जाए, जेल में 6 वर्ष मांडले जेल में तिलक जी को बंदी बनाकर रखने के उपरांत उनको बीमार कर देने का अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया साजिशपूर्ण कार्य, जिससे अंततः तिलक जी 1920 में हमारे बीच नहीं रहे थे और कांग्रेस का पूरा नेतृत्व महात्मा गांधी जी के हाथों में आ गया और कांग्रेस
घूम फिर करके अंग्रेज़ों के हाथ का खिलौना बनकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले वीरों के जीवन के विरुद्ध षड्यंत्र करने में लगी रही थी। और ढोल यही पीटा जा रहा था कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है, कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है। अगर सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज ने भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध अभियान न किया होता, अगर भारतीय नौसेना ने ब्रिटिश कमांडर का आदेश मानने से इनकार न किया होता, अगर देश की जनता ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आज़ाद हिंद फौज के सूरमाओं के पक्ष में खड़ी ना हुई होती, तो क्या भारत को ब्रिटिश हुकूमत स्वतंत्र करती? कभी नहीं। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर एटली के द्वारा ये स्वीकारा भी गया कि हमारे लिए महात्मा गांधी, उनकी कांग्रेस और उनका आंदोलन कोई मायने नहीं रखता था। हम तो केवल आज़ाद हिंद फौज और भारत की सेना जो हमारे वश में नहीं रह गई थी, उसके कारण से इस देश को छोड़ने के लिए विवश हुए थे। इसके बाद भी हम ये कहते फिर रहे हैं कि देश की आज़ादी के लिए केवल कांग्रेस को ही प्रशंसित किया जाना चाहिए और दूसरे किसी को नहीं। कांग्रेस ने तो, और कांग्रेस के मिस्टर नेहरू ने जब मिस्टर चर्चिल को पत्र लिखकर सुभाष चंद्र बोस को स्टालिन पर दबाव डलवाकर उन्हें नज़रबंद तक करवाने का कार्य किया, तब तो आँख खुल जानी चाहिए इस देश के निवासियों की कि नेहरू जी इस देश के विरुद्ध क्या क्या खेल खेल रहे थे। अगर पटेल जी नहीं होते तो जो कश्मीर का हिस्सा आज भारत में है और कानूनी तौर से शेष कश्मीर जो बाल्टिस्तान और गिलगित का इलाका है, वो भी भारत के अंतर्गत है, इसको हम भूल गए होते। नेहरू जी ने न केवल कश्मीर को भारत से अलग रखने का षड्यंत्र किया था, बल्कि जब भारत में विलय पर राजा हरि सिंह के द्वारा हस्ताक्षर कर भी दिया गया था और भारतीय सेना लाहौर तक कबायली पाकिस्तानियों के विरुद्ध बढ़ चली थी, तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 1 जनवरी 1948 को प्रस्ताव देकर कश्मीर को विवादित क्षेत्र घोषित कराने का काम भी तो नेहरू ने ही किया था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर देश के साथ जो धोखा चीनियों से मिलकर उनकी नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जो उस समय चीन में भारत की राजदूत रही थी, और नेहरू ने किया था, और अपने सेनाध्यक्ष के सुझाव को नहीं माना था। स्वयं पटेल जी के द्वारा नेहरू को चिट्ठी लिखकर सावधान करने पर भी 1950 में 1949 में जब पटेल जी द्वारा नेहरू को सावधान किया गया था कि चीन
धोखेबाज है, उससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए और देश की सेनाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। और नेहरू ने उनके उस सुझाव को न मानते हुए पटेल जी के भी विरुद्ध जो आचरण किया था, उनके परिवार के विरुद्ध जो आचरण किया था और पटेल जी का अपमान तक करने का कार्य किया था, क्या उसे भुलाया जा सकता है? पटेल जी अगर नहीं होते तो क्या 562 रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई होती? नेहरू तो कुछ भी नहीं चाहते थे। और मैं तो जानता हूँ कि अपने मित्र शेख अब्दुल्ला के लिए कश्मीर को स्वतंत्र रखने, पाकिस्तान को अपने मित्र लियाकत अली खां के लिए स्वतंत्र रखने का जो कार्य नेहरू कर रहे थे भीतरी तौर से, उससे कैसे अनदेखा किया जा सकता है? 1950 में लियाकत अली खान के साथ नेहरू लियाकत अली खान पैक्ट इसका गवाह है, जिसका परिणाम है कि 23% जो इस्लामेतर भारतीय पाकिस्तान में रह गए थे, आज वो 1.5-2% भी पाकिस्तान में नहीं रह गए हैं। उसको आखिर नेहरू ने कैसे अंजाम दिया था? क्या समझा नहीं जाना चाहिए था? क्या उसको मानना नहीं चाहिए? नेहरू इस देश की एकता के साथ खेल रहे थे, इस देश की जनता को अंधेरे में रख रहे थे और उनकी आँख 1957 में भी नहीं खुली थी, जब चीन ने पीठ पीछे भारत में हस्तक्षेप करते हुए भारत और पंचशील के समझौते की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। तब उन्हें श्यामलाल गुप्त की बात नहीं समझ में आई थी। वो तो जब 1962 में चीन ने दलाई लामा का बहाना करके भारत पर आक्रमण कर दिया और 4300 वर्ग किलोमीटर भूमि भारत की तब से हथिया कर वो बैठा हुआ है। उसके उपरांत कहीं जाकर नेहरू की आँख खुली थी, लेकिन देर हो चुकी थी। हमारे वीर सैनिक अभाव में भी चीन से जूझ रहे थे और नेहरू जी चीन के सामने विवश हो गए थे। तब उन्हें उनका सपना जो शांति दूत बनने का था, जो नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने का था, टूटा हुआ नजर आया था। भारत को बहुत कमज़ोर किया था। उस नैतिक और चारित्रिक दृष्टि से गिरे हुए एक तरह से अय्याशबाज नेहरू और उनके परिवार ने परिवारवाद तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के कांग्रेस सभापति बनने के उपरांत नेहरू को कांग्रेस का सभापति बनाने के लिए महात्मा गांधी से नेहरू की माता स्वरूप रानी के द्वारा
प्रस्तावित किया गया था और मनाया गया था उसी से सिद्ध हो जाता है। और आगे चलकर तो देश की स्वतंत्रता, देश की एकता, देश की समृद्धि, देश का संगठन सब जाए चूल्हे भाड़ में, केवल अपना परिवार फूलता फलता रहे। वो तो दिखावे के लिए लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था नेहरू के निधन के उपरांत। फिर रूस की गुप्तचर संस्था केजीबी से मिलकर ताशकंद में पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध समझौते में बुलाकर लाल बहादुर शास्त्री को जहर देकर मरवा देने का कार्य इंदिरा जी के द्वारा किया गया था, क्योंकि उस समय सोवियत संघ रूस ही चाहता था कि हमारी परस्ती में भारत में प्रधानमंत्री कोई बने, स्वतंत्र रूप से कोई प्रधानमंत्री न रहे। और आगे लाल बहादुर शास्त्री के निधन के उपरांत जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन गई, तब जाकर के रूस की गुप्तचर संस्था केजीबी ने चैन की सांस ली थी। जो सहयोग हमारे देश में विभिन्न देशों की सत्ताओं, खास तौर से सोवियत संघ रूस द्वारा या अमेरिका द्वारा किया जाता रहा है, उसके पीछे का दृष्टिकोण यही समझा जाना चाहिए कि उस समय अमेरिका और सोवियत संघ रूस एक दूसरे के राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी थे और दोनों दुनिया में अपने अपने समर्थन की सरकारें बनवाने में भूमिका निभा रहे थे। चाहे अमेरिका की CIA गुप्तचर एजेंसी हो और चाहे रूस की KGB हो, ये सब यही कार्य कर रहे थे कि कैसे दुनिया के अधिकांश देशों को अपनी परस्ती में रखा जाए और अपने लिए उनके बाजार को अधिकार में लिया जाए। यही सब किया गया है। और कांग्रेस का इतिहास ब्रिटिश हुकूमत से समझौते का इतिहास है, ब्रिटिश हुकूमत से सहयोग का इतिहास है और ब्रिटिश हुकूमत के समर्थन में चलने का इतिहास है। सब जानते हैं जो इतिहास के ठीक से वेत्ता होंगे कि 2 सितंबर 1946 को ही ब्रिटिश झंडे तले पंडित नेहरू ने गांधी जी से मिलकर षड्यंत्र करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री पद नहीं बनने देकर खुद अंतरिम प्रधानमंत्री बनने का कार्य किया था। प्रांतीय कार्य समितियों में 12-13 प्रांतीय कार्य समितियों ने पटेल के पक्ष में अपना मतदान किया था। JB कृपलानी के पक्ष में 2 प्रदेशों की कार्य समितियां थीं। नेहरू के पक्ष में तो 1 कार्य समिति मात्र थी, लेकिन पटेल जी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। पटेल जी चाहते हुए भी नहीं बन सके और गांधी नेहरू ने षड्यंत्र करके बहुमत का वहाँ भी गला घोट देने का कार्य किया। ये सब इस देश के इतिहास का वो ढका हुआ पक्ष है जिसको खोल करके इतिहास की सही समझ इस देश की विद्यार्थियों को
दिया जाना चाहिए, विकसित किया जाना चाहिए और जनता को देश की स्वतंत्रता के लिए सचमुच अपना बलिदान करने वालों के प्रति सम्मानशील होना चाहिए। कांग्रेस ने जितना कार्य किया है उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं ने लाभ उठाया है और कुछ ही ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में रहते हुए भी देश के लिए कार्य कर रहे थे, बाकी तो ब्रिटिश हुकूमत से मिलकर केवल खेल कर रहे थे और उनके खेल को इतिहास से ओझल करके आज तक रखा गया है। ये सब बातें मुझे कहना पड़ा है। हो सकता है कि मेरे कहने में कहीं अगर किंचित ऐतिहासिक भूल हुई हो तो इतिहास के तथ्यों को खंगाल करके ठीक ठीक इतिहास देश के नौनिहालों को पढ़ाया जाना चाहिए और देश की स्वतंत्रता का वास्तविक इतिहास लिखा जाना चाहिए। कांग्रेस की जितनी भूमिका है उससे अधिक भूमिका को जो बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता रहा है वो बंद किया जाना चाहिए। देश की स्वतंत्रता लाखों लोगों के बलिदान का परिणाम है। दे दी तूने आज़ादी बिना खड़क बिना ढाक, सुनने में गाने में भले ही राग में बहुत अच्छा लगे, लेकिन ये वास्तविक तथ्य नहीं है, ये झूठा तथ्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। आप सब इसे सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी बॉक्स में ज़रूर अंकित करें। जय हिंद।